तो कैपेसिटर बच्चों क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस। क्या है बच्चों? डिवाइस भैया देखो। और विच इज यूज्ड टू स्टोरी कहेंगे हम। मैं कैसे पुराना हो चुका है भैया, हम सटोर याद करेंगे। स्टोर चार्ज या ठीक है जी। तो कोई भी डिवाइस जो चार्ज स्टोर करने का काम आता हो, स्टोर करने का काम आता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है। अब कोई भी कैपेसिटर, डीप लूँ थोड़ा सा मैं, कोई भी कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है, ठीक है ना, क्षमता, ठीक है ना, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज, मतलब कैपेसिटर है चार्ज स्टोर करने के लिए, तो उसकी एक एबिलिटी होगी टू स्टोर द चार्ज। इस एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? कैपेसिटेंस। द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है जी, समझ में ही बात या नहीं आई? अब इसको कैलकुलेट करा जा सकता है, कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करा जा सकता है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लो ये हमारा कैपेसिटर है, क्या कहते हैं इसे, फैन वगैरह में तुमने देखा होगा, फैन में लगाते हैं ना, कैपेसिटर ही तो होता है वो, कंडेंसर नहीं होता, कैपेसिटर ही होता है वो। उसको बोलते वो कंडेंसर है, वो होता कैपेसिटर ही है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, तो कैपेसिटर ही कहते हैं, उस पर लिखा होगा, देख लेना आप उसको। हम लोग सब उसको वही बोलते हैं कंडेंसर, बट होता वो कैपेसिटर है। डिफरेंस बता दूंगा मैं तुम्हें दोनों के बीच में, अभी तो मुझे ही ना पता तो मैं कैसे बताऊँ। तो भैया अब इसमें हमें चार्ज स्टोर करना है, तो चार्ज बाहर से तो आएगा ही आएगा, तो उसके लिए हमें एक इसमें क्या लगानी पड़ेगी? बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। और यहाँ से इसमें चार्ज स्टोर हो गया Q, तो इसका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इसकी वजह से इस कैपेसिटर में क्या होगा? चार्ज स्टोर होगा। तो जितना चार्ज स्टोर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई करा है, वो इस चीज़ को डिफाइन करेगा कि चार्ज कितना स्टोर होगा। अब तुम्हें पता ही है कि अब क्या कर सकते हो कि अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है कि अब आप V की वैल्यू चेंज करते रहो तो Q की वैल्यू अपने आप चेंज होती रहेगी। भाई आपने एक V1 पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी या सेल लगाया तो उसने Q1 स्टोर कर दिया, V2 लगाया तो Q2 हो गया, V3 तो Q3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये ऐसा ही है जैसे मान लो तुमने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई तो उसने 1 कूलाम चार्ज स्टोर कर दिया उसमें। फिर तुमने 4 करा तो ये 2 हो गया, फिर ये तुमने 8 करा तो ये 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ? अब इंटरेस्टिंग सी बात देखने के लिए यहाँ ये मिल रही है कि ये V है और ये क्या है आपका Q। तो पहले केस में अगर आप देखो अगर V अपॉन Q करोगे तो 2/1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। फिर 4/2 करोगे तो फिर 2 हो जाएगा, फिर 8/4 करोगे तो फिर कितना हो जाएगा? 2। यानी जो V अपॉन Q का जो रेशियो आ रहा है ये क्या है? हमेशा कांस्टेंट। किसी एक कैपेसिटर के लिए आप डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो आपको डिफरेंट चार्ज स्टोर मिलेगा उसके अंदर, लेकिन क्या चीज़ चेंज नहीं होगी? रेशियो चेंज नहीं होगा, किसका? Q और V का। तो ये जो Q और अपॉन V है ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कांस्टेंट को कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटर का क्या होता है? कैपेसिटेंस। और इसको किससे रिलेट करते हैं हम? किससे डिनोट करते हैं? सिंबल क्या यूज करेंगे हम? C करेंगे। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर, और फिर Q इक्वल्स टू, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और यहाँ क्या आएगा? C। तो उसको बोल देते हैं CV। बताओ क्लियर हुआ है नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब बच्चे ने चाहे कितना भी बेकार बच्चा हो, उसने ओम्स लॉ तो पढ़ ही रखा होगा, चाहे उसके साइंस में कितने भी नंबर हो। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? IR। तो ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट हम इसमें रख सकते हैं, तो ये Q इक्वल्स टू C, इसकी जगह क्या हो जाएगा? IR। तो ये Q का फॉर्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं, CIR। और भी फॉर्मूले बन सकते हैं इसमें, जैसे इसी में से तुम
सी इक्वल टू वी आई आर हो गया। और तो कोई चेंज नहीं कर सकते, और कोई चेंज कर सकते हैं इसमें नहीं, है ना। बस ये Q इक्वल्स टू सी आई आर, मतलब ओम्स लॉ का यूज़ करके थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। मतलब तुम्हें करंट पता चल जाए, रेजिस्टेंस पता चल जाए, चार्ज पता चल जाए, तो कैपेसिटेंस तब भी निकाल सकते हो। मेन तो तुम्हें क्या याद करना है, मेन जो तुम्हारा पॉइंट है कैपेसिटेंस को लेकर, वो तो यही है कि भैया चार्ज किसी कैपेसिटर में होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी वी, ठीक है। और यहाँ से कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका Q अपॉन वी, ठीक है। आ गया समझ में, नहीं आया? अब ये बताओ चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कुलाम, और इसकी क्या होती है, वोल्ट। तो ये हो जाएगा चार्ज पर वोल्ट, चार्ज पर वोल्ट, कुलाम पर वोल्ट। सॉरी भाई, मेरी सॉरी हो गई भाई, मुझे माफ़ कर देना, कुलाम पर वोल्ट। इसी को जो साइंटिस्ट थे इसके ऊपर जो वो कर रहे थे, मतलब रिसर्च कर रहे थे, वो फैरेडे थे, तो उन्होंने इसी यूनिट को अपने नाम पर क्या कह दिया, फैरेडे, ठीक है जी। तो ये क्या हो गई इसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हो गई बच्चों आपकी, फैरेडे, कैपिटल एफ। और वैसे लिखोगे तो स्मॉल में, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट होता है उसका नाम कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर, ठीक है भैया, समझ में आ गई। कैपेसिटेंस, हम कैपेसिटर का निकाल रहे हैं, तो कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी भैया, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, नज़ला जुकाम खांसी किसी को नहीं है भैया, ठीक है। ये फॉर्मूला फिर से वही, कैसे निकालोगे, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q इक्वल्स टू सी वी। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो अगर इसकी डायमेंशन कोई पूछने लगे तो क्या होगा, Q की डायमेंशन अपॉन V की डायमेंशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। Q कुलाम, और इसकी डायमेंशन अब तक रट चुकी होगी AT। V की देख लो, तो V की डायमेंशन निकालने के लिए V का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन चार्ज। चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो, मतलब जैसे ये Q है, इस V की जगह क्या रख लोगे आप, Q W अपॉन Q। तो ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन W, ऐसे भी कर सकते हो इसे। मतलब ये नया फॉर्मूला भी है कैपेसिटेंस का, कि चार्ज अपॉन वर्क डन, ठीक है। ये एक नया फॉर्मूला हो गया ये। और इससे भी आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि या तो पहले V की डायमेंशन यहाँ पे रखो कि भाई वर्क की डायमेंशन क्या होगी, FS, F इंटू एस, और ये कितना हो जाएगा AT। F की कितनी होती है, MLT माइनस 2, और ये क्या L, तो ये भी इसके साथ आ जाएगा, तो L स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर T ऊपर आएगा तो T माइनस 1, तो ये T माइनस 2 और T माइनस 1 मिलके कितने हो जाएंगे, ML स्क्वायर T माइनस A माइनस 1 क्यों होगा, ये तो ऊपर A, हाँ A भी माइनस 1 होगा, तो ये होगा ML स्क्वायर T माइनस 3। तो ये यहाँ आ जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 3 T माइनस 3 A, ये किसकी हो गई, V की। बस इसे ऊपर ले जाओ आप जा, तो इसे जब ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, M माइनस 1 L माइनस 2 T माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 है, ठीक है। और A से A कट जाएगा, नहीं कटेगा क्यों, अच्छा यहाँ भी माइनस 1 था, होशियार बन गया मतलब मैं। तो माइनस, तो स्क्वायर, तो T माइनस 1 और प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, चलो एक बार और करते हैं, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, ठीक है ना। समझ तो गए होंगे, लेकिन ये वीडियो वाले कैसे समझेंगे, इन्हें भी तो समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ने का, ठीक है। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज़ इक्वल्स टू सी वी। तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V, ठीक है जी। फिर इसकी डायमेंशन कितनी है, AT, और इसका फॉर्मूला पता है W अपॉन Q, ठीक है नहीं। तो ये AT है, ये Q भी ऊपर ही आ जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, AT, और इसकी क्या होगी, ML स्क्वायर T माइनस 2, क्योंकि F की ML T माइनस 2 होती है, बस L और आएगा उसके साथ। भाई वर्क का जो फॉर्मूला है वो FS है, तो अब इसे भी जैसे ये रट ली ना तुमने F की ML T माइनस 2, बस एक L ही तो आता है, तो वर्क की क्या होगी, ML स्क्वायर T माइनस 2, बहुत यूज़ होती है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ रट लो इसे भी, मतलब याद कर लो, A स्क्वायर T स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका ML स्क्वायर T माइनस 2। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब क्या करोगे इसमें, अब M माइनस 1 हो जाएगा, L माइनस, और T कितना हो जाएगा 4, और A क्या रहेगा, स्क्वायर। अब समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो गड़बड़ हो रही थी नहीं हो रही थी इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो अगर अब भी गड़बड़ हो रही है तो फिर हम इससे क्या करेंगे, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, और V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं,
यहाँ से हम ये v हो गया, तो यहाँ से कुछ नहीं, बस इस वैल्यू को इसमें रखेंगे, तो c इक्वल्स टू q, और v की जगह क्या रख देंगे हम, w अपॉन q, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन w। तो c का एक फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे, चार्ज और अपॉन वर्क डन, इसे समझ लेते हैं। तो ये ऐसा हो गया कि अगर ये कैपेसिटर है आपका, ठीक है नहीं, और आप इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से जब चार्ज चलेगा तो वो चार्ज तभी तो स्टोर होगा, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो चार्ज कितना चार्ज लेकर जा रहा है उसका स्क्वायर अपॉन वर्क डन अपॉन, बताओ समझ में आया नहीं है, आगे सबको समझ में। तो क्यू स्क्वायर तो 80, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और वर्क का क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो m माइनस 1 एल माइनस टी की पावर 4 और ए स्क्वायर। अब आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये नया फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है, याद रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। यहीं से एक और चीज़ कि W इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। मान लो वो तुमसे पूछने लगे कि ये जो कैपेसिटर है इसका एनर्जी स्टोर कितना है, इसका एनर्जी स्टोर कितना है इसमें, तो वो कितना एनर्जी, तो हमें पता चल गया कि जब भी एनर्जी की बात करेगा तो क्या कर लेना है, वर्क कैलकुलेट कर लेना है। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं। फिर ये सबको पता है इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई टी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं इस एनर्जी के फॉर्मूले को, क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन सी, ये भी हो सकता है, ये भी इसका फॉर्मूला हो गया। और क्या चेंज कर सकते हो भाई, वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, तो वो भी रख सकते हो यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, वी अपॉन आर, तो फिर ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और सी नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ये भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो कभी घबराना मत, मतलब ऐसे कुछ बनता है तो याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें, सबसे पहली बात तो अगर तुमसे वर्क डन पूछा है और रिलेशन किससे पूछ लिया उसने, कैपेसिटेंस से, तो बेटा बस वर्क से रिलेटेड और कैपेसिटेंस से रिलेटेड जितनी भी बात तुम्हें याद है वो सारी लिखनी पड़ेंगी, उसी से वो कोई फॉर्मूला बन जाएगा। इसने टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया, ऐसी कुछ चीज़ें वो कर दी इसने। तो फिर तुम्हें कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्या याद है कि जो चार्ज उसमें स्टोर होता है वो वोल्टेज डिफरेंस पे या कह दो पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से इक्वल्स टू, और यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट सी वी, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सी का Q अपॉन वी, ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब वो कैपेसिटेंस दे रखा है, वर्क डन पूछ रहा है, तो भाई वर्क डन तो V से रिलेटेड होता है, तो V क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी यही वैल्यू रख दो बस V की, ये वैल्यू इसकी जगह रख दो, तो कितना हो जाएगा ये, जब इस वैल्यू को रखोगे, C इक्वल्स टू Q अपॉन W अपॉन Q, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हो, Q स्क्वायर अपॉन C आ गया। किसी कैपेसिटेंस में कितना काम हुआ है, कितनी एनर्जी स्टोर है, वो काम भी पूछ सकता है, एनर्जी स्टोर भी हो सकता है। तो चार्ज का स्क्वायर अपॉन कैपेसिटेंस का स्क्वायर। फिर Q की वैल्यू जितना चाहो उतना चेंज कर लो, Q इक्वल्स टू क्या होगा, IT होगा। फिर I हटा के V इक्वल्स टू IR वाले फॉर्मूले लगा दो, वो रख दो यहाँ पे, चलता चला जाएगा ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भैया 1 फैराडे को डिफाइन करो, ठीक है ना। ये कह रहा है कि डिफाइन 1 फैराड, 1 फैराड को डिफाइन करो। फैराड मतलब कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस मतलब चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर 1 कूलम चार्ज होगा और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि 1 फैराडे चार्ज मतलब कैपेसिटेंस हो गया। कैपेसिटेंस कितना हो गया, बस इसी को लिख देना। कितनी बार हम बचपन से इसे याद करते हैं, तो हम इसे लिख देंगे ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और 1 कूलम चार्ज क्या हो जाए किसी कैपेसिटर में स्टोर, तो उसका कैपेसिटेंस कितना कहलाएगा, 1 फैराडे। आगे समझ में नहीं आया जी, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा, पुष्कर, बताना है क्या लिखा है मैंने। 1 अच्छा चलो ये बताओ ये क्या लिखा है। ये बता, म्यू माइक्रो,
1 माइक्रो फैरेडे, और माइक्रो का मतलब क्या बताया था? 10 की पावर -6, और तो पीछे यूज़ करा हमने हर जगह 10 की पावर -6 कूलाम। तो अब ये बताओ, ये वीकनेस है तुम्हारी, बताओ ये मैं कैसे करूँगा सही? तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तुम बड़े बड़े बच्चे शाम को खेलना बंद कर दो, इन्हें छोटे बच्चों को खेलने दे करो, पढ़े करो 2-4 घंटे, मस्ती मजाक, इवन अपना 1 घंटा अगर वेस्ट करा करो ना शाम का, वो वेस्ट कर रहा हूँ वो करा करो। तो अगर ऐसा लग रहा है हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी, छत पर चले जाया करो, ठीक है ना? नहीं मैं छत पर भी जाना खतरनाक होगा वैसा। ठीक है, तो जो भी है मतलब अपने कुछ खाना पीना, छोटे बच्चों को सिखा दिया, उनका मैच अरेंज करा दो, ठीक है, और 7 बजे पढ़ने बैठ जाया करो, तभी चीज़ें सही होंगी, ठीक है नहीं? और तू चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि पापा जब तुम इसे लेने आया करो ना, क्या नाम है इसका, तेजस को, तो मेरा खाना पहुँचा दे करो, फिर घर जाना ही बंद हो जाएगा, फिर सो भी चला जाया करिए, फिर आराम से नहा धोकर फिर वापस आ जाया करिए, क्योंकि क्लासेस बढ़ जाएंगी हमारी, फिर हम ज़्यादा क्लासेस ले सकते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें इम्प्रूवमेंट का भी पेपर देना है, ये भी पढ़ना है, तो फिर एक बात तो बताओ भाई, संभावना तो इस चीज़ की भी है ना कि पता लगा तुमने इम्प्रूवमेंट का पेपर दिया ना, तो वहाँ नंबर आए, और ये 1 महीना हमारा जो आगे की 12th की तैयारी होगी हम ख़राब कर लें, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ने की। तो शाम में तो हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ना, हमारी 11th रुके है ना ये। अब बताओ, एक सिंबल है ये माइक्रो, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी इस गधे ने, कैसे बार बार लिखना पड़ता है ना, बार बार बताना पड़ता है, चलते चलते पढ़ते पढ़ते बीच में कुछ भी अपने आप को याद दिलाओ। ये चीटिंग करने पे विश्वास रखता है, ये जैसे इसने किसी उसमें पढ़ा, तो ये इसे माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है, ये उसे पहले दिखेगा कहीं से, और बस फिर क्वेश्चन ये ऐसे ही है कि जैसे वो है ना कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये कितने भी क्वेश्चन कर ले, हर बार स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये कहीं से देख के लिखेगा उसे, और बस इसमें वैल्यू रखेगा 20, इसमें वैल्यू रखेगा 2, और इसका आंसर 10 किलोमीटर पर सेकंड निकाल कर, पर आवर निकाल कर कहेगा ये क्वेश्चन मैंने कर लिया। भाई ये जो पोर्शन है ये वाला, ये सेकंड क्लास का कॉन्सेप्ट है, 20 को 2 से डिवाइड करना, तो इसे करके तो कभी भी शाबाशी अपने आप को मत दो। भाई किसी ने तुमसे कहा कि माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 है, तो फिर अगर तुम 1 माइक्रो फैरेडे को 10 की पावर -6 लिख रहे हो उसके कहने के बाद, तो ठीक है, तुम में इतनी अकल तो है कि तुम माइक्रो हटा रहे हो, 10 की पावर -6 लिख रहे हो, बट ये इसकी वैल्यू होती है तो तुम्हें किसी और नहीं, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स तुम थोड़ा ही हो, और जब तुम इसका सोर्स नहीं हो तो एग्जाम में कैसे बन जाओगे तुम इसका सोर्स, बताओ? है भाई, एग्जाम में तुम थोड़ी बनोगे इसका सोर्स, अब तब तुम एग्जाम में तुम्हारे अलावा वहाँ कुछ जाएगा नहीं, तो एग्जाम में क्या होगा, फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा, फिर तुम्हारे साथ यही होगा। ईमानदार बनना ही पड़ेगा, ईमानदार बने बिना कुछ होने वाला नहीं है। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। सच सच सच, रुक जाओ, ठहर जाओ, पढ़ने का कैरेक्टर सीखो पढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना? वर्ड्स को बार बार लिखोगे, क्योंकि तब तुम किसी वर्ड को पढ़ोगे, जैसे परमेबिलिटी पढ़ी तुमने, परमिटिविटी पढ़ी, अब वो परमिटिविटी तुम्हें पता है क्या होती है परमिटिविटी, बताओ? चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका हो, तो टेस्ट भी दे चुका है, तो इन्होंने नहीं दिया टेस्ट, किसी ने है, तुम लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, तो तुम्हें मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा पर्सनल, जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था, टीचर ने है, तुमने दिया है, मतलब हमने सबने भी दिया था, सबने भी दिया था, नहीं मैं चलो ऐसे ही, अरे ऐसे ही मान लेते हैं, नहीं दिया मतलब नहीं दिया, तो क्या खुद को नहीं लगना चाहिए कि मुझे टेस्ट देना चाहिए, मैं भूल जाऊंगा? भाई मेरे को, मैं पढ़ रहा हूँ लगातार, मुझे मान लो कल को कोई ऐसा थोड़ा ही कि तुम्हें हमेशा ऐसी कोचिंग मिलेगी या ऐसे ही वातावरण, मतलब नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि हमने कहीं पढ़ाई करी, मंडे हमारा टेस्ट हो गया, हम गए नहीं, हमारी तबीयत खराब थी, तो ये तो खुद में पैनिकनेस होना चाहिए ना, मेरा टेस्ट नहीं हुआ। पूरे 10th में इन्होंने यही तो करा है कि जब भी टेस्ट हुआ तो इन्होंने क्या कहा, पुष्कर भाई ने, मेरी तैयारी नहीं है, इसने टेस्ट ही नहीं दिए। फिर एक बार मैंने इन्हें सबको भी डांटा, मैंने कहा भाई जब इसका मतलब कि इसका टेस्ट, तुम इसका टेस्ट क्यों नहीं ले रहे, तो इससे तो इजी है इसके लिए, ये खुद ढूंढता ही नहीं है, फिर करेगा क्या लाइफ में, तो बता। हाँ करता रहता है, करने का टाइम है अब करो, मतलब टेस्ट तू ही थोड़ी, टेस्ट की तैयारी, उसने भी तो टेस्ट दिया, उसका पेपर था, उसे पता था, उसने ये थोड़ी सोचा कि इसका टेस्ट, एक बार गलती करी उसने ये कि इनका नहीं हुआ तो बैठा रहा, कीमत चुकाने की नौबत आ गई थी एक बार को, वरना अपना ध्यान तो अपने आप ही रखना पड़ेगा ना भाई। मेरा फर्स्ट चैप्टर तैयार हो गया, अब तूने उसमें जब तू 10th कर रहा है तो उसमें मैथ्स में कितना कर लिया तूने, 4 चैप्टर स्टार्ट कर लिया तूने, तो तू कितना बड़ा गधा है,
तूने चौथा चैप्टर स्टार्ट करा, 3 खत्म कर दिए होंगे ना। टेस्ट दिया तूने कोई सा उनमें से? क्यों? तो जब तूने फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट ही नहीं दिया तो सेकंड क्यों स्टार्ट करा तूने? कि तुझे नहीं पता तू किसी बच्चों को पढ़ाएगा? जैसे मान ले तू छोटे बच्चों को पढ़वाते तो हम इसीलिए हैं, पर कुछ टंडन साह तो इतने बड़े होशियार हैं कि वे यो काम भी नहीं करना चाहते। अब ये काम नहीं है, यो तुम्हारी बुद्धि को सुधारने के लिए ये प्रक्रिया है कि तुम्हें हो सके मेरी बात समझ में ना रही हो तो तुम्हें ऐसा आ जाए समझ में। तो तू किसी बच्चे को एप्लीकेशन याद कराएगा तो अगले दिन उसे ऐसे याद कराने लगेगा या पहले उसे एप्लीकेशन का टेस्ट लेगा? तो खुद कैसे करेगा? खुद भी तो टेस्ट देगा ना। मतलब आपका फोन चाहिए ले जा 50 रुपए पर घंटे के हिसाब से। बताओ, टेस्ट देना पड़ेगा ना। मतलब तो खुद क्यों नहीं दिया तूने टेस्ट? इसे काम चोरी कहते हैं। इसी को वो जो पूछ रहे थे ना, मैं कैसे सुधारूं ये चीज, मैं ये वाली चीज ऐसे, ये ऐसे सुधरेगी और क्या सुधरेगी? भाई मैं वो चीज एक बता, अगर तू नू कहे कि मुझे मेरे तक जाना है तो मैं तुझे तेरे तक कैसे लेके चला जाऊंगा? क्योंकि तू तो वहां है ही है, बस तुझे रिकॉग्नाइज ही तो करना है। भाई तू यहाँ खड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे यहीं खड़ा हुआ है, और तू मुझसे कहे मुझे पी पॉइंट पे जाना है, बताओ कैसे जाएगा? भाई कोई भी बच्चा बता सकता है ये पी पॉइंट पे है, और एक पर्सन है जो कि पी पॉइंट पे ही है और वो ये कह रहा है कि मुझे पी पॉइंट पे जाना है। बताओ कैसे जाएगा वो पी पॉइंट पे? अपने आप को देख ले कहाँ है वो। होश, बस उसे होश की तो जरूरत है। तो तुम्हें बेहोशी में खड़े हुए हो, तुम नौटंकी करे जा रहे हो, कभी कपड़े बदल रहे हो कि अने क्यों बदल लिया, अरे वो पी पॉइंट पे जाना है मुझे, मम्मी जन नए जूते दिलवा दियो, अने क्या कर रहा है ना, पी पॉइंट पे जाना है मुझे, कि मैं भाई पी पॉइंट पे जाऊंगा तो मैं बना ठाना तो लगना चाहिए। अबे तू गधे है ही पी पॉइंट पे, वहां तो तुझे बस ये पहचानना है तू पी पॉइंट पे, ना तुझे नए जूते लेने की जरूरत, ना नए कपड़े लेने की जरूरत, ना नए ऑठम दिखाने की जरूरत। दुनिया भर का ड्रामा करे बैठा है, तू है ही वहां जहां तुझे होना चाहिए। तूने फर्स्ट चैप्टर तू जब भी कुछ पढ़ रहा है तुझे वो रिवाइज करना है, तुझे खुद को टेस्ट देना है, तुझे टीचर को टेस्ट देना है, तो तुझे पता ही है ये। और जब तक यही सेल्फ स्टडी होती है, और हर इंस्टीट्यूट में किसी भी स्कूल में जो बच्चा ये चीज अलग से करता है, जो बच्चा वो क्लास का टॉपर होता है। ये तो एक्स्ट्रा एज मिलती है ना उस बच्चे को, ये खुद सेल्फ अवेयरनेस की। और जिनको नहीं मिलती वो तो जब हमने रख दिया टेस्ट, वो क्या भैया मेरी तो तैयारी नहीं है, कल कोई रख दो भी। बताओ फर्स्ट चैप्टर का परमेबिलिटी पूछ तो रहा हूँ, ये टेस्ट ही तो है भाई। टेस्ट का मतलब क्या? टेस्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी वाला टेस्टर होता है ना, वो क्या करता है? वो बिजली आ रही है नहीं आ रही है वो चेक करता है नहीं उसमें। तो मैं चेक ही तो कर रहा हूँ, आ रही है बिजली, नहीं आ रही। तो रोने गए कि फिर उसके बाद पेपर के बाद तू, और तुम्हारे पेपर खत्म है, तुमने किताब कहाँ ढाई दोनों ने उसके बाद? कितना बड़ा टंडन सा दे तुम। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ तुम आगे भी क्या करोगे, कोई आगे चमत्कार थोड़ी हो जाएगा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है तो भैया अब बता कितना सारा कर लिया इस गधे ने, तूने भी नहीं दिया टेस्ट। अभी अच्छे मैं पहले इलेक्ट्रिसिटी कर रहा हूँ, उसके थ्योरी याद कर ली, पीवाईक्यूज होने वाले हैं तो फिर उसका टेस्ट दे दूंगा। अरे इसका पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो भाई तो मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ ना। और इतने पे आ जाते 90% नंबर, तो क्या करते भाई साहब तुम? मेरा कहना थोड़ी मानते तुम, क्योंकि मेरा कहना तुमने पूरे 10 भी थोड़ी मानना है। तो मेरे बिना कहना मानो तुम्हारे नंबर आ जाते, तो तुम क्यों मानते फिर मेरा कहना? तुम तो सोचते मैं होशियार हूँ, सब कहते भैया नैतिक होशियार। होशियार वो होता है सही समय पे सही काम करता है। चले बच्चों आगे, तो पढ़ लिया हमने, फेरेडे पढ़ लिया, आगे खोल लो इसे। और क्या 1 फेरेडे पता चल गया क्या होता है? ठीक है, देखो अब हमने क्या करा, मान लीजिए हमने एक स्फेरिकल शेप का कैपेसिटर ले लिया और उसकी रेडियस कितनी है हमारे पास? r। उसकी सरफेस पे कोई पॉइंट क्या है? p। सेंटर तो o होता ही है, और इसके अंदर कितना चार्ज है? +q। तो एक स्फेरिकल शेप का वो है कैपेसिटर है, रेडियस r है, और हमें इसे स्टोर करना है, इसमें चार्ज कितना? q। बताओ हमें क्या पता है इससे रिलेटेड? वी नो दैट कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CV। तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q/V। क्या हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं कैसे समझा दूं तो मैं ये बताओ, मैं टीचर हूं, मैं तो इसे ऐसे लिख रहा हूं, मुझे मौका मिला यहाँ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ढूंढने का, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से लिखा और मैं इस इक्वेशन फर्स्ट पे लिखा, और तुम इसे कॉपी में उतारोगे और तुम इसे लिखोगे, तो ये अंतर तो आ ही जाएगा। तुम तो सीधा लिखोगे ना वी नो दैट C इक्वल्स टू Q/V। आया कैसे तुम्हें नहीं पता, फिर तुम भूल जाओगे एक दिन। तो ये अलर्टनेस ही तो है, दिमाग किसका तेज है? जो हर बात को बहुत उतना ही पढ़ रहा है जितना पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, और कॉमन सेंस लगा रहा है अपना कि कहीं कोई आवश्यकता है तो उसे देखे।
हो गया क्लियर है नहीं हुआ ये? ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास एक होलो स्फेयर है, हम पढ़ के आए ना पीछे, ठीक है, क्या है ये? और इसके अंदर चार्ज है, होलो है, सॉलिड कह दो, जो भी तुम्हें कहना चाहो, तो सरफेस पे चार्ज रख देना, मतलब अगर होलो हुआ तो कोई अंदर तो होगा नहीं, फिर तो होलो वर्ड हटा देते हैं। स्फेयर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, मतलब तो इसके अंदर चार्ज है कितना, Q, और इसका ये क्या है, सेंटर। अब अगर मैं कहूँ कि इसके सेंटर से इसके सरफेस पे जा रहे हो और ये डिस्टेंस कितना है r, तो वैसे तो बाहर भी जाओगे तो भी हमने सीखा था, तो अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव करा था वहां पीछे, कि अगर ये ऐसे कर लो जैसे ये मैंने बनाया, ये ऐसे कर लो कि एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा है P, तो इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, पुष्कर, पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एट P कैसे निकालोगे? अगर ये O पॉइंट है और इस पर Q चार्ज रखा हुआ है, ये P है, कैसे निकालोगे बताओ, कौन बताएगा? अब मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, मैं खुद पढ़ रहा हूँ इस समय, तो तुम मेरे से सीखे करो कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। बताओ मुझे क्या जरूरत पड़ी, मैं तो बुक वो रखी सामने, बुक में लिखा हुआ है, मैं तो डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख के तुम्हें आगे पढ़ाता हुआ चलूंगा। तो ये डिटेल्स में क्यों पढ़ाता हूँ, डिटेल्स में इसलिए पढ़ाता हूँ कि पढ़ना कैसे है जब जाओगे तो यहाँ से। तो अब तुम इसे पढ़ोगे कैसे, अगर तुम्हें मैं इसे याद करने के लिए भी दे दूंगा, तुम पहले इसे रखोगे, फिर V का फॉर्मूला लिखोगे, V का फॉर्मूला इसमें रख दोगे, उसका आंसर ना तुम्हें ये पता ये कैसे आया, ना तुम्हें ये पता ये कैसे आया, जबकि ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं। एक मौका फिर मिला इस डेरिवेशन के बहाने से, हमें कैपेसिटेंस पढ़ने का एक और मौका मिला, हमने वो खो दिया। एक बार और पढ़ना मतलब एक बार और प्रैक्टिस करने का मौका, तो जब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, मैं अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टैक्टिक्स नहीं सीखते, यहाँ डायरेक्ट लिख देगा गंवार बच्चा की 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q/R, डायरेक्ट लिख देगा। अब ये R जो है ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल, तो यहाँ कैपिटल R लिख देगा वो बच्चा कि ये कैपिटल R आएगा, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ लिख देगा। तो अब ये क्या है, ये तो 9th क्लास का मैथ्स है कि अगर मैं तुमसे कहूँ C = Q/B और मैं तुमसे कहूँ V = दिस, तो क्या तुम्हें नहीं पता इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख दूं और आंसर C का आ जाएगा? तो मेन अब तो 11 मतलब हम, और तो हमें याद नहीं होगा ना, हमारी तैयारी नहीं होगी। तो हमारी तैयारी कैसे होगी, हमारी तैयारी ऐसे होगी कि अगर ये मेरा कैपेसिटर है, ठीक है, और ये सेंटर है और इसकी रेडियस कितनी है R, और ये कोई पॉइंट P है, इसके अंदर ये चार्ज Q है, और मुझे यहाँ निकालना है कैपेसिटेंस। भैया कैपेसिटेंस होता क्या है पहले ये तो पता हो मुझे, जिसके बलबूते पे मैं पीछे कूद रहा था, 2 इक्वेशन के बलबूते पे कह रहा था ये मुझे आता है, एक इसके और एक इसके, यही दोनों गलत, ये दोनों मुझे याद नहीं है। अगर मुझे ये दोनों बता दे तो मैं ये वैल्यू इसमें रख के होशियार बन जाऊं, तो बताओ ऐसे ही होशियार बन रहे हैं या नहीं बन रहे? तो इसे छोड़ना पड़ेगा कि जब भी तुम इसे पढ़ोगे तब भी किसे याद करोगे, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली है कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस बताओ? गोल हो गया मामला, अभी तो समझा है क्या होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है बताओ, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होता है? अच्छा तुम्हें बताओगे, बताओ क्या होता है कैपेसिटर? जो चार्ज स्टोर करता है। और कैपेसिटेंस क्या होता है? ये समझ के चलिए पूरी जीवन अपने, क्योंकि तू आगे चल के कुछ भी सोच सकता है कि 4 बच्चों में अगर तू सबसे बुद्धू बच्चा है तो मैं तुझे ना भी पढ़ाऊं तो तू तो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करने से रहा, और मैं यही बात इससे पूछता रहा हूं तो मेरी तो स्पीड आ जाएगी और धुंधा होता चला जाएगा। बताओ कैपेसिटेंस क्या होता है? मना तो कर दे कम से कम, नहीं पता तो तुझे, नहीं पता तो कर क्या रहा है यहाँ, ये तो बता दे। अब तेरी पिटाई भी तो होगी ना इस वजह से कि तू क्या कर रहा है, देख के क्यों नहीं पढ़ रहा। यही कहो जाएगा भाई नींद आ रही, मेरी बॉडी खराब हो रही। बॉडी तो खराब कर ले, स्मृति शक्ति का डायरेक्टली रिलेशन होता है बॉडी के नियमों से। अब बॉडी के नियम खराब करोगे तुम एग्जाम टाइम में तो तुम्हारी स्मृति शक्ति खराब हो जाएगी, तुम्हें याद होना कम हो जाएगा पहले से, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी झंझट है, आना ही पड़ेगा, नियमों में आना ही पड़ेगा, ठीक है। भ्रम का पालन करना पड़ेगा भैया, नहीं करोगे तो फंस जाओगे। कैपेसिटेंस क्या होता है बताओ प्रियांशु भाई? एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू होल्ड चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। एक कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये कैसे निकलती है ये इसमें हमें पता चलता है, एक रूल होता है कि जो चार्ज स्टोर है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, सी वी। तो सी कितना होगा आपका, क्यू अपॉन वी। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। बताओ, तो फिर से रिवाइज करा नहीं करा, ये मौका छोड़ते हो तुम। एक बच्चा ऐसे पढ़ेगा, उसे एग्जाम में याद आ जाएगा, तुम्हें नहीं आएगा। और फिर 50 पढ़ने के बाद, एक चैप्टर में 50 डेरिवेशन पढ़ने के बाद कोई एक डेरिवेशन आएगा, वो भी 1 या 2 नंबर में। तो बहुत छोटा 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 आएगा, जैसे साइंस में हुआ तुम्हारे साथ। इतना सारा पढ़ा, फिजिक्स आई कितनी सी, जरा सी। चलिए आगे बढ़े, फिर देखते हैं। ये हो गया कैपेसिटेंस। तो अब हमें यहाँ पे v की वैल्यू की जरूरत है या नहीं है? तो अब इसे देखो, पीछे हम क्या पढ़ के आए कि हमारे पास एक, ये हमारा सेंटर हो गया, ये होलोस्फेयर हो गया। तो यहाँ पे अगर होलोस्फेयर है, मतलब होलो ही मान लो अगर किसी वजह से, ये तो क्लियरली इसमें लिखा है कि होलो स्फेरिकल कैपेसिटर। होलो और उसकी बात मत करो, तो फिर स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल स्फेयर शेप स्फेयर दे रखी है, और मैं इसे चेक कर लूंगा। सॉलिड हुआ तो अंदर भी होगा, क्या दिक्कत होगी यार, कोई फर्क नहीं है। होलो हो सॉलिड हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। क्योंकि अगर इसके सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट क्या है, P, और ये क्या है सेंटर, और ये क्या है R, तो इस P पॉइंट पर V बताना है हमें, VP हमें बताना है। बताओ ये हम कितने तरीके से पढ़ के आए। एक तो हमने ये खुद ही केस पढ़ा है, और एक हमने क्या पढ़ा है कि अगर O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा है तो वहां से P पॉइंट पर अगर मैं आऊंगा, ठीक है ना, और ये कितने डिस्टेंस पर है, R, तो बता बेटे यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, कौन बताएगा? प्रियांशु बताओ, तुम भी बहुत होशियार हो, बता। नहीं बता, वेरी गुड। देखो इतनी जल्दी बता दोगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे ना। अब बात क्या निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल। क्या फॉर्मूला होता है, वर्क कैरिंग इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो ये रे इन्फिनिटी। तो यहाँ से यहाँ हमें वर्क डन लाना पड़ेगा, नहीं ला सकते। तो हमने क्या करा, हमने इसको बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। हमने ये मान लिया कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट बड़ा बनाया, जिससे तुम्हें समझ आ जाए कितना डिस्टेंस है ये, dx, ये कितना है dx। तो हमने यहाँ पर एक Q0 चार्ज रखा और उसको हम यहाँ ले गए, यहाँ ले जाने में वर्क डन करा। तो अब तुम ये देखो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इतना। तो ये अगर मेरा ए पॉइंट है तो इधर एक फोर्स लगेगी F, और इस डायरेक्शन में क्या हुआ मेरा, डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 180। बेटे मौका था यहाँ पोटेंशियल को पूरा ड्राइव करके ये बताने का कि मुझे आता है या नहीं आता। डायरेक्ट फॉर्मूला का नहीं है ऑप्शन यहाँ। अब तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हो यहाँ, और उसकी वैल्यू उसमें याद है मैं। और जब तुम्हें 2-4 बार घुमा फिरा गया 2-4 दिन के बाद, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें ये तो भैया बस पता तो है कि इसमें इसका फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला भूल गया मैं। वो ऐसे बताएंगे जैसे बहुत छोटी सी गलती हो गई, मैं फॉर्मूला भूल गया इसका। अब इसका फॉर्मूला तो जब याद होता है जब इस पर मेहनत करी होती। जितनी बार मौका मिले उतनी बार मेहनत करनी है। उसके डेविल इज इन द डिटेल, तो डिटेल में जाना पड़ेगा भैया। इसकी जो राक्षस जो तुम्हें याद नहीं आने दे रहा, वो इसके डिटेल में है। और डिटेल्स तुम्हें पता है तो तुम मुंह क्यों मोड़ोगे, तो 5 सेकंड का काम है। क्योंकि इस समय से तुम्हें इतनी खूबसूरत तरीके से थोड़ी रिवाइज करना है, बस याद ही तो करना है। ठीक है, अब देखो, अब तुम मुझे बताओ भैया, वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ भाई, कौन बताएगा? एफ एस कॉस थीटा। बताओ एफ कितना है, चलो एफ को एफ ही रख लो भी। एस बताओ एस कितना है इस केस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अरे भैया पुष्कर भाई को बताना था, dx। और थीटा कितना है पुष्कर भाई, 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है पुष्कर भाई, -1। कैसा है देखो, एक एक चीज की डिटेल में जा सकते हैं नहीं जा सकते। अब इसने कहा, इसे मुझे पता है मैं पुष्कर हूँ, और मुझे याद आ गया एकदम से कि कॉस 180, लेकिन मैं इस पे मैं था ही ऐसा, मैं ऐसे नहीं चलता था। मैं पहले मैं बताता था आया कैसे, क्योंकि कल को भूल भी तो सकता हूँ मैं। तो ये कैसे आता है, सर्किल होता है कितना, यूनिट रेडियस का। ये ए पॉइंट होता है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और फिर ई घूम कर यहाँ जाएगा। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। भाई मैं घर पे तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को इतना समय नहीं दे सकता? कुछ बच्चों का ये भी होता है कि इतनी आराम से पढ़ेंगे क्या हम। अरे भैया तू पहली बार पढ़ रहा है, सिलेबस इतना भी नहीं है, तू इसलिए रेगुलरिटी चाहिए। सिर्फ एग्जाम टाइम पे बच्चा पढ़ के नंबर क्यों नहीं, क्योंकि वो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ सकता। वो तो फिर यही करेगा कि सी का फॉर्मूला ये, वी का फॉर्मूला ये, इसमें वैल्यू रखी, सी का आंसर ये आ गया कि अगर स्फेरिकल शेप में कैपेसिटर होगा तो उसका कैपेसिटेंस 4πε0 r होगा। बस उसे पढ़ के आगे बढ़ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो तुम्हें पढ़ना किस तरीके से है ये तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। इस पढ़ने में ही तो मेहनत है भाई। तुम्हारी स्थिति जैसी है तुम्हें इस तरीके से पढ़ना है।
और एक बच्चा पहले से शार्प माइंडेड है, या कह दो वो तो बढ़िया करता हुआ काम आ रहा है, वो ये नहीं कहता जब उससे कोई टीचर उससे पूछता है ना कि बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना या सी कितना, उसे याद है, वो देख के थोड़ी बोल रहा है, उसे तो याद है, तो उसे थोड़ा इतना टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें उस वहां तक पहुंचने के लिए ये संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अब जैसा मान लो ये पी पॉइंट है, ठीक है ना, और ये कितना बन रहा है थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, x कोऑर्डिनेट होगी या नहीं होगी, तो इस p पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट होगा तो 0 पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई 1 और 0, तो इसलिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 1, तो इसलिए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये cos 180, तो cos 180 यहाँ पे क्या होगा -1 और 0, इस वजह से cos 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ठीक है जी, बताओ एक जरा सी तो डिटेल्स में जा रहे हैं नहीं जा रहे, ऐसे तुम उस जो मुझसे बार बार पूछते हो कि भैया इससे बाहर कैसे आए, ये है वो तरीका। जो राक्षस है ना तुम्हारा वो डिटेल्स के अंदर है, तुम्हें डिटेल्स में अपने आप को खोदना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, और जब इस काम में इतनी उससे नहीं लगे तभी तो दिमाग में वो फालतू बात आती है। जब इतनी डिटेल में करोगे तो अंदर ही घुसते चले जाओगे ना, और इसमें फिर डोपामिन रिलीज होता है, मजा आता चला जाता है, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब जब तुम इतनी डिटेल, क्योंकि अब संघर्ष नहीं करना पड़ रहा, रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जहां भी तुम्हें अटकाएगा उसके हल की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। या तुम्हारे पास या तो आंसर होगा या तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा तो तुम टीचर के पास जाओगे, आंसर होगा तो मजा आ जाएगा, और टीचर के पास जाओगे तो भी आंसर मिल जाएगा। तो तुम्हें कितना स्मूथ रास्ता बताया मैंने जब से तुम मुझे मिले हो, लेकिन चलने को तैयार नहीं कोई, उसमें साले में उसमें करते रहते हैं, उसमें उसको वो करते रहते हैं, बदतमीजी करते रहते हैं उसमें, और फिर मुझे कहते रहते हैं भैया हो नहीं रहा। मोबाइल रखा योग निद्रा करने के लिए, उसमें IPL चला रखा इन्होंने, जिसे नींद अच्छी आवे, हम मतलब फैसिलिटी दे रहे हैं भाई। कब सिर्फ खांसी भगाने के लिए एक इंसान ने पूरा कप सिर्फ पी गया, उसे नशा हो गया, उसे मजा आने लगा, तो दवाई और दारू में कोई ज्यादा फर्क थोड़ी होता है। ठीक है, तो क्या होगा पुष्कर भाई, अब इसमें यो हो जाएगा FDX -1, तो कितना हो जाएगा -FDX, बताओ तो ये क्या आ गया, स्मॉल वर्क डन आ गया, आया समझ में? ठीक है, तो अब तुम मुझे फिर से समझा सकते हो, ये पॉइंट O है और यहाँ पर क्या रखा हुआ है +Q चार्ज, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है P, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है ये मुझसे पूछा गया है, तो मैंने अपना वो लगाया, फॉर्मूला लगाया, और कैसे लगाया फॉर्मूला कि भाई अगर हम कहीं इन्फिनिटी पे होंगे तो यहां से यहां तक, ठीक है ना, वर्क डन करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में, बस वही इस पॉइंट का क्या होगा पोटेंशियल होगा। हमने कैसे कैलकुलेट कैसे करें, तो हमने क्या करा dx जैसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स में क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है ना, इन्फिनिटी से यहाँ तक ये, ठीक है। तो किसी dx का वर्क डन तो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि यहाँ पर A पॉइंट है, और बस थोड़ा समझाने के लिए बड़ा कर दिया, यहाँ पर क्या है B पॉइंट, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो स्ट्रिप बड़ी करके दिखानी पड़ेगी। ये O से ये जो A है ये कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर A, समझ गए इस बात को या नहीं समझे? ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर +Q0 रखा हुआ है, उसे यहाँ लाना पड़ेगा, तो बताओ वर्क डन होगा या नहीं होगा? इस पे फोर्स लगेगी, फोर्स भाई यहाँ पहले से ये Q0 चार्ज है, +Q0 चार्ज, ये +Q चार्ज इधर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये फोर्स भी चाहिए, इधर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट लगेगा, ठीक है, और फिर ये क्या हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया दिख रहा है हमें 180 डिग्री। तो अब हमने यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा DW, वो तो हम कैलकुलेट करके आए हैं, कितना -FDX करके आए नहीं करके आए, ठीक है, छोटा वर्क डन हमने करा, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा करा है तो बड़ा भी करना पड़ेगा, तो बड़ा वर्क डन पूरे ये जितने भी DW हैं इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 0 से W करना पड़ेगा, और ये कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा भाई, हम यहाँ पर हैं इन्फिनिटी से मतलब P पॉइंट तक, तो फिर हाँ, तो हम हैं कहाँ पर, हम हैं इन्फिनिटी से और चलेंगे P पॉइंट तक, और वो हमारे ओरिजिन से कितना है R डिस्टेंस, बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन ये जो F है
इस एफ की भी तो चर्चा कर लो थोड़ी सी। ये एफ क्या है, ये ए पॉइंट पर लग रही थी, ए पॉइंट पर क्या था आपके पास प्लस क्यू नॉट, और यहाँ पर क्या था प्लस क्यू, तो इस पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स निकालनी है। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, एक्स, आर नहीं था एक्स था। ये ए पॉइंट है ना, ये तो हमने अपनी मर्जी से लिया है ए पॉइंट, ये देखो ये एक्स, ठीक है जी। अब होता है ये कन्फ्यूजन जब कम पढ़ते हैं तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। बस इस वैल्यू को एज इट इज उठाकर कहाँ रख दोगे, यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dw इक्वल्स टू 0 से w का इंटीग्रेशन, और ये कहाँ से, इन्फिनिटी से r, और माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। बताओ कोई दिक्कत हो तो नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये dw का w ही होता है, और 0 से w तो w ही आएगा। इसमें क्या होगा, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाहर आ जाएगा, और इन्फिनिटी से r किसका होगा, 1/x स्क्वायर dx। बताओ समझ में आने। अब हम तो बुद्धू बच्चे हैं, तो और डिटेल में चले जाओ, तो और डिटेल में चले जाएंगे तो 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, ठीक है जी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इन्फिनिटी से r, तो x की पावर -2 dx। बताओ यहाँ तक समझ में आए, यानी हम x की पावर n की फॉर्म में आ चुके हैं, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1/n+1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। इसके उसमें जाएंगे तो ये इन्फिनिटी, ये r, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो x की पावर -2+1/-2+1, यही करेंगे नहीं करेंगे, तो ये तो इंटीग्रेशन कर दिया ना हमने, है ना, ये इंटीग्रेशन कर दिया है, तो ये तो आंसर आ गया, ठीक है। और इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, लिमिट्स इन्फिनिटी से r। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, वैसे यहाँ पर x नहीं आएगा, x, हाँ यहाँ पे x नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/-1, और ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी टू r। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो ये हो जाएगा माइनस के x की पावर -1 इन्फिनिटी टू r, तो ये -1/x की पावर इन्फिनिटी टू r। तो इसका रूल क्या है, एक बार इसमें क्या रखेंगे, अपर लिमिट, और एक बार माइनस, और फिर ये माइनस प्लस, और फिर लोअर लिमिट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो फिर 1/∞ कितना होता है, 0, तो बस यही बचेगा 1/r। तो ये क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन हो गया इन्फिनिटी से r 1/x स्क्वायर dx का। बताओ समझ में आया नहीं आया। इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख दोगे, जहाँ हमें इंटीग्रेशन में ज़रूरत थी इसकी, इसे यहाँ लिख दोगे या नहीं लिख देने के, क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट -1/x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, आर आएगा, जो भी आया होगा वो रख देना है, ठीक है, आर आ गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, -1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला माइनस और ये माइनस, दोनों कैसे हो जाएंगे प्लस, Q नॉट अपॉन r। ये W की वैल्यू हो गई, ठीक है, याद रहेगा। आगे लिख देते हैं कि पूरा वर्क डन आ चुका है हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r, बस यही तो है। अब ऐसी चीज़ों को निकालने के बाद समझा भी करो कि हुआ क्या है यहाँ, ये आया क्या है, यही नहीं अंधे भगे जा रहे हैं आंसर की तरफ, ठीक है। ये क्या था O, ये क्या था आपका P, डिस्टेंस कितना है इसमें R, हमें क्या चाहिए इस पॉइंट पे VP, जो कि W/Q के इक्वल है, तो W आ चुका है, W रखेंगे VP आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला क्या था, यहाँ से यहाँ आने में वर्क डन, तो इसे मैं एनर्जी स्पेंड भी तो कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ आने में जो मैंने एनर्जी खर्च करी वो एनर्जी आ चुकी है, और इसी एनर्जी को, क्योंकि ये ऐसे फील्ड में हुई है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी भी तो कहता हूँ मैं इसको। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, तो इसी को आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज, Q नॉट ही तो आएगा यहाँ पर, तो Q नॉट से Q नॉट जब इसे रखोगे कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बताइए समझ में आया नहीं आया, ये पोटेंशियल आ गया आपका P पॉइंट पर, और उस समय R की वैल्यू कितनी है, जो हमने वो R लिया था ना, वो R ना लेके कैपिटल R है इस केस में, तो कैपिटल R हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। तो मुश्किल, जो चीज़ मुश्किल है वो तो हम करते नहीं हैं, ठीक है ना, आसान की तरफ भागते हैं, और आसान तो मुश्किल हो जाता है, फिर आसान चीज़ मुश्किल बना देती है।
भाई देखो तुमने क्या आसानी तो बनाया, तुम 9th में आए, तुमने अपना दिमाग लगाया, कौन पढ़ेगा, बीमारी हो गई मन। तो इसकी हालत देखी, इसकी हालत देखते तुम 9th क्लास में नहीं देखी, तो मेरी आँख मेरी तरफ भैया पापा ने गंगा स्नान बोला। पापा भी उस टाइम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे थे, तो पूछ लो इससे, यूँ थोड़े सोच रहे थे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो सोच रहे थे भाई मैं कुलदीप सिंह छिल्लर, मैं तो हो जो आदमी बर्बाद कर दे, मैं बुला रहा हूँ ना, मैं बाप हूँ उसका, मैं बुला रहा हूँ, बुला लो। अब मैं कहाँ चला गया, नैतिक छिल्लर का मैं कहाँ है मैं? एक ही आदमी उस समय चूहा बना हुआ था, वो मैं था, जो रो रहा था इनके सामने, हाथ जोड़ रहा था, मैंने भैया टाइम पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा आदत से ही कर लो। हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ, क्योंकि एक बार आदत खराब हो गई ना, तो फिर तुम कितना भी पढ़ रहे हो, तो फिर पढ़ाई से जरा सा भी ध्यान छूटा ना तो एकदम डूब जाओगे। तुम कितने बड़े तैराक होकर तुम एक बार उसमें गोल गोल घूमने वाले में पहुंच गए, फिर तो तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता ना। चलो एक बार फिर से देखते हैं, ये क्या है आपका स्फीयर, कैपेसिटर, ये सेंटर, ये पॉइंट P, ये R, और हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। हमें बताया कि जो चार्ज स्टोर करते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई। यहाँ पे Q दे रखा है, तो Q इज डायरेक्टली, छोटा Q दे रखा है मतलब इस केस में, प्लस Q, तो फिर Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV, तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन, बेटा V, C इधर ही रहेगा ना, फिर V जाएगा ना उधर डिवाइड में। बताओ भाई साहब, आया समझ में नहीं आया? फिर इस पॉइंट पे हमें V पता होना चाहिए, अभी कैलकुलेट करके आए हम लोग, कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो अब क्या करेंगे, हम इसको उठाकर यहाँ रख देंगे। तो ये जो पढ़ रहे थे वो मुश्किल थोड़ा ही था, बट उसके लिए जो सामग्री की जरूरत है हमें, Q अपॉन R, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये पूरी चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये पूरी डिनोमिनेटर है ना, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इसका आंसर हो गया। अब तुमसे कोई कहे कि स्फेरिकल हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसकी रेडियस कितनी है, R, ठीक है ना, तो यहाँ से साफ पता चला कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है ना। अब वो तुमसे कंपेयर का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जो तुम्हें अभी हम पढ़ रहे थे, जो तुम्हें इतना बड़ा लग रहा है वो इतना बड़ा है, बना क्यों, अब खुद की वजह से, खुद की वजह से क्यों, क्योंकि जब तुम पोटेंशियल पढ़ रहे थे वो तुमने सही से पढ़ा नहीं, तो तुमने जब पढ़ा तो तुम्हें तभी क्या देना चाहिए था, टेस्ट देना चाहिए था। 10,000 आदमी थोड़ी आएंगे तुमसे कहना कि तुम इसका टेस्ट दे दो, तुमने आज पढ़ा आज ही टेस्ट देना उसका। बताओ सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, नहीं देने के तो भुगतोगे फिर अपने आप, ठीक है। ठंडा पानी देखिए, ठंडा पानी हो तो, और मेरे लिए तकिया। मेरे साथ ही होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, इन टेबल चेयर पे बैठ के थोड़ी देर के बाद क्या पसीना, हाँ पसीना जा पीछे बड़ा दिक्कत भरा काम है यार इसके लिए। मैं तो अपने पैर सर्कुलेट करते रहते, तो मेरे को तो सही कह रही है, हम भूल जाना, हमारा ध्यान पढ़ाई में रहे ना, तेरी तुलना है ना, नहीं है। वैसे भी जब हम मतलब इन लोगों के साथ पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, तो इसलिए भी हाँ सही है। निकल जाते हैं। अरे तो इस मेरा तो रह ना इन घुचड़ों को पढ़ाने में, मैं तो ये सोचता रहा हूँ मैंने ये 4 बार पढ़ा दी तो 5 बार भी और पढ़ा दूँ। सच में मैं दोबारा पढ़ती ही नहीं हूँ, बार बार आप रिवाइज याद यहीं याद हो जा भाई, याद हो जाता है। अब इन घुचड़ों को कौन बताओ कि जो रास्ता इन्होंने चुना था मजे के लिए, वो रास्ता आज इनके लिए सजा बन चुका है। हम भी तो देख लो, अभी भी तो कुछ अंतर थोड़ा ही हुआ। तूने कितने चैप्टर कर लिए मैथ्स में? मैं ऐसे नहीं कर रहा है, साइंस में कितना करा? साइंस में इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होने वाली है, तो इसने 4 चैप्टर कर लिए, एक का भी टेस्ट ना दिया। ऐसे ही हो जाएंगे फिर, और उंधड़े से बिना टेस्ट करे कुछ भी नहीं पता, क्या पता सही पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा। हाँ। कोई टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ी तुमने जब पढ़ा चैप्टर, या एग्जाम्पल से शुरू करा? दादा कहाँ मारो उसका सिर दीवार में, पर चलो सच कितनी बार पिट चुका है। अरे तो एक बात तो बता दे, अगर यो भी ना बताता तो और नीचे जाता। हाँ। भाई अगर ये सच भी ना बोलता तो ये तो और भी इससे भी खराब बात होती है। रिजल्ट कैसा आ जाएगा फिर? चले मैं आगे, ठीक है। तो अब अगर तुमसे कोई पूछेगा तो बता दोगे, नहीं बता देंगे? ठीक है, चलो इसे और थोड़ा बढ़िया करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे C का फॉर्मूला हो गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ऐसे भी कर सकते हैं कि c equals to 1/k into r। हाँ, कैसा करोगे इसे भाई? के की वैल्यू कितनी होती है? 1/। epsilon naught। दोनों का रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यार मुझे ठंडा पानी मंगवा दो, नहीं मनने वाला हमें। ओके भैया, सामने दुकान से ले आती हूँ। आधी पूछा था कि उसने सुबह कुछ खाया नहीं था, पेपर जल्दी था इस वजह से, तो कुछ खाने के लिए ले आऊँगा। ले आएगा और मुझसे मिलवाओ उसे, मैं उसे काम देता हूँ, उसे पढ़ना है। नहीं वो ऐसे तो बालकों का पानी खाओ जा रहा है बैठ कर। वो भेजो उसे, मैं उसे पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। ठीक है नहीं? ये के क्या है बच्चों? यहाँ कोई बताओ भाई साहब, ये के, नमस्ते बेटा, ये के बताना के क्या है? एक सेकंड हो जाओ। कौन सा कांस्टेंट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और के कांस्टेंट क्या वैल्यू होगा इसकी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू, ये वैल्यू है क्या होती है इसकी वैल्यू के की? 9.0 अभी तो कुछ और ही बता रहा था, ये बता रहा था। चलो मुझे धोखा लग गया। समझ गए इस बात को? नहीं ठीक है, चलो तो फिर ये आ गया समझ में। तो अब अगर मान लो किसी, जैसे मान लो तुम एयर में हो या मान लो किसी मीडियम में हो, तो उस मीडियम की, और चलो ये तो छोड़ो, अभी मैं अलग से ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है, अभी यहीं तक छोड़ दो बस।